नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती नीलू सिंह आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार व्याकरण पाठ से हम पाठ 1 को दोहराएंगे, जिससे आपकी पुनरावृत्ति हो सके, आपका अभ्यास हो सके और आप परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। तो ध्यान दीजिएगा, पाठ 1 हमारा है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसमें हर शीर्षक अलग अलग है। सबसे पहले हम भाषा को पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह की भाषा होती है, उसको हम किस तरह से प्रयोग में लाते हैं या फिर हमारे जीवन में उसका क्या प्रयोग है, ये हम भाषा के अंतर्गत जानेंगे। दूसरा है बोली। भाषा एक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, तो बोली का भी अपना एक क्षेत्र होता है, एक अस्तित्व होता है। बोली शीर्षक के अंतर्गत हम बोली के बारे में जानेंगे। फिर तीसरा शीर्षक हमारा है लिपि। लिपि क्या होती है, ये हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि बिना लिपि के हम भाषा का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भाई, हमें वर्ण चिन्ह चाहिए होंगे कि भाषा को किन चिन्हों के आधार पे हम पहचानेंगे। इसके बाद फिर है व्याकरण, कि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण क्यों ज़रूरी है, हमें व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है, ये हम व्याकरण शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाषा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा का सीधा सीधा एक आप उसका विश्लेषण कहें या फिर भाषा की परिभाषा कहें या फिर भाषा का अर्थ कहें, तो है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, जिससे हम दूसरों के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं। इसे हम कहते हैं भाषा। आप उसे संक्षिप्त रूप में भी कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा? विचारों के आदान प्रदान को। अब ये हमें इसे व्यक्त करने के 2 तरीके हम अपनाते हैं। या तो भाषा को हम लिख करके भी व्यक्त कर सकते हैं या फिर उसे मौखिक रूप से बोल कर भी हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। मौखिक और लिखित, ये 2 तरह की होती है। प्रकट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हम चाहें तो उसे लिख करके लिखित भाषा मान लें या उसे बोलकर को कहते हैं मौखिक भाषा। तो ये तो हुई हमारी भाषा कि भाषा है क्या। अब उसमें प्रश्न आपसे किया जाए कि भाषा की परिभाषा क्या है या भाषा के अर्थ क्या है या भाषा किसे कहते हैं, तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर एक होगा कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। और ये 2 तरह से व्यक्त की जा सकती है, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। मौखिक रूप अर्थात बोल करके, लिखित रूप अर्थात उसे लिख करके। अब दूसरा हम भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। वैसे तो सही तरीके से भाषा 3 मानी गई है। मुख्य रूप से भाषा हमारी जो होती है वो 3 तरह से होती है, लेकिन भाषा को सर्वाधिक मान्य रूप जो है वो 2 तरह से है। पहला है हमारा, उसमें से पहली भाषा हमारी होती है मौखिक। अभी जो आपको हमने बताया कि बोल करके जिसे हम प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम विचारों को बोल करके, एक दूसरे के विचारों को हम अपने विचार बोल करके दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुन करके हम उसे समझते हैं। ये तो कहलाती है मौखिक भाषा। दूसरी भाषा हमारी है लिखित, जिसके द्वारा हम लिख करके किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं। तीसरी भाषा हमारी है सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा हमारी है सांकेतिक भाषा, यानी भाषा के भेद में जब हम आएंगे, भाषा के भेद, तो इसमें सबसे पहला भेद हमारा जो होगा वो होगा मौखिक। दूसरा होगा हमारा लिखित। तीसरा हमारा है
सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा हम बोल करके यानी अर्थात बोलकर, लिखित भाषा अर्थात लिखकर, सांकेतिक भाषा अर्थात संकेत के द्वारा, संकेत के द्वारा। मौखिक भाषा में हम जो भाषा बोल करके व्यक्त करें, अपने जो भी विचार हम बोल करके व्यक्त करें वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में जो भी हम विचार लिख करके व्यक्त करें वो लिखित कहलाती है। सांकेतिक भाषा जो हम संकेत के द्वारा इसे समझते हैं या औरों को समझाते हैं। तो मौखिक भाषा हमारी सबसे पहले की भाषा मौखिक भाषा ही हमारी रही है, क्योंकि पहले लिखने का कोई साधन नहीं था। सर्वाधिक प्रयोग में लेने वाली भाषा भी मौखिक भाषा है, क्योंकि इसके प्रयोग में हमें किसी साधन संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिखित भाषा हम हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्थान होते हैं, बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहां हमारे पास लिखने का कोई साधन नहीं होता, और मौखिक भाषा के लिए ऐसा कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं बिना किसी साधन संसाधन के। लेकिन लिखित भाषा मान्य ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि ये भाषा जो हमारी लिखित भाषा है ये प्रामाणिक होती है, इसका प्रमाण होता है। मौखिक भाषा का कोई प्रमाण नहीं होता। जैसे हमने अभी कोई बात आपसे कही, हो सकता है कल मैं उस बात को न मानूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, तो इसलिए ये मान्य नहीं है। लिखित भाषा हमारी प्रामाणिक होती है कि हमने ये जो लिख दिया, जैसे अब आप उदाहरण में यही ले लीजिए, हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं, ये आपके पास सुरक्षित रहेगी। आप चाहे तो कल या किसी भी समय किसी भी दिन इसको देख सकते हैं और ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ें लिखी है। तो प्रामाणिक भाषा में लिखित भाषा ही प्रामाणिक मानी जाती है, और बोलने में या प्रयोग में सर्वाधिक मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। आती है आपकी तीसरी सांकेतिक भाषा। इसका प्रयोग विशेष स्थानों पर होता है, जैसे इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग भाई मूक बधिरों के साथ है, या फिर ट्रैफिक में, आप यातायात के साधनों में इसका प्रयोग ज़्यादा देखते हैं कि इशारों से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा शीर्षक कि हमारी भाषा क्या है, इसके भेद क्या हैं। तो विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से तो 3 होती है, लेकिन ज़्यादातर हम इसका पठन पाठन में प्रयोग 2 का करते हैं। एक पहली है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा, और तीसरी हमारी सांकेतिक भाषा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भाषा शीर्षक में कोई समस्या नहीं होगी। आप पुनः अपनी किताब में एक बार इसको जब फिर से दोहराएंगे तो हमारी कही गई बातें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं बोली। हम आ जाते हैं अपने अगले शीर्षक बोली पर। बोली क्या होती है? बोली का मतलब ही है कि जो हम अपने क्षेत्र में, जैसे जहाँ हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर वो भाषा ना होकर के हो जाती है बोली। भाषा की अपेक्षा भाषा का क्षेत्र भाई बहुत व्यापक है, वो बड़े रूपों में प्रयोग की जाती है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होती है। बोली क्षेत्रीय होती है, क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए ये सीमित होती है। दूसरा, यदि आप भाषा और बोली में अंतर जानेंगे तो भाषा में साहित्य की रचना होती है, लेकिन बोली में किसी साहित्य की रचना नहीं होती है। तो बोली जो है ये हम जो अपने आसपास के क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्षेत्रीय कही जाती है, यानी क्षेत्रीय भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो बोली भी कई तरह की होती है।
जैसे बघेली है, बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है। बोलियां भी बहुत तरह की होती हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्रों तक ही सीमित होती हैं। भाषा की तरह ये व्यापक नहीं होती हैं। भाषा विस्तृत होती है, भाषा का अपना साहित्य होता है, तो इसलिए ये भाषा और बोली में अंतर होता है। क्षेत्रीय स्थान पर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो फिर किसका रूप ले लेती है? बोली का। वो बोली का स्वरूप होती है। बोली का आप अगर अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे तो आप कहें कि भाई भाषा और बोली में विशेष अंतर है। भाषा का अपना साहित्य होता है, बोली का कोई साहित्य नहीं होता। भाषा जो होती है वो व्यापक होती है, विस्तृत होती है, उसका आकार बड़ा होता है। बोली जो होती है वो क्षेत्रीय स्थानों तक ही सीमित होती है, इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, वो बहुत विस्तृत नहीं होता है। अब ये आप अपना शीर्षक भाषा और बोली ये आप फिर से अपनी किताब में पढ़िएगा और इसे अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने अपना पाठ 1 दोहराया, जिसमें हमने 2 शीर्षक पढ़े, एक पढ़ा भाषा और बोली। आज उसी शीर्षक में अगले क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भाषा और बोली में आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आप समझ गए होंगे और पुनः उसे दोहराने का प्रयत्न करते रहिए, आपको अच्छे से समझ में वो आ जाएगा। तो आज हम फिर पढ़ेंगे उसी पाठ में अगला शीर्षक लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है या लिपि किसे कहते हैं, हमारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये जानकारी हम लिपि के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो लिपि का मतलब क्या है या लिपि का अर्थ क्या है, फिर या यूँ कहें आपकी लिपि की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं लिपि। भाई हमें जैसे अभी क लिखना हुआ, ख लिखना हुआ, या जैसे आप ये कहें कि कबूतर लिखना है आपको, तो इसमें 4 वर्ण आते हैं। अक्षर जो आए, मात्रा की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, अक्षर जो आ रहे हैं मात्रा को छोड़े गिनती नहीं करते हैं। अक्षर में क है, ब है, त है, र है। अब ये 4 अक्षर आए कहाँ से? भाषा के लिखने का यही ढंग होता है कि हम जो शब्द लिखते हैं, जिन अक्षरों के माध्यम से लिखते हैं, वही जो लिखने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। कि जैसे आपको वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो उसमें पढ़ाया जाता है, ये देखिए बेटा ये आ है, ये आ है, ये ई है, ये ऊ है। ये क्या है? ये जो वर्ण है हमारे, ये जो चिन्ह है, हम इसी को कहते हैं लिपि। यानी भाषा के लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को कहते हैं लिपि। लिपियाँ बहुत होती हैं, हर भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। कुछ भाषाएं ऐसी भी होती हैं कि जिनकी लिपियाँ समान होती हैं, लेकिन सभी भाषाओं की लिपियाँ तो समान नहीं होती, सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। तो हमें विशेष रूप से पढ़ना है अपना कि हम हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम उसे किस लिपि के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो हमारी भाषा है हिंदी हम देवनागरी लिपि के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसे देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो जो हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं, चाहे आ है, अब इसे लेके चाहे स्वर के भी जितने हों, चाहे फिर आप ये कह लीजिए क है, ख है, ये सारे ऐसे लेकर के आप ज्ञ तक आ जाएं या फिर स्र तक आ जाएं, जितने भी इसके अंतर्गत अक्षर आएंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? लिपि के चिन्ह हैं। हम इन्हीं के द्वारा अपने भाषा
को आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो आप सिर्फ लिपि जान रहे हैं, फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना दोहराएंगे दूसरा पार्ट वर्ण, तो उसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि ये वर्ण है, इनका विकास हम कैसे कैसे करते हैं। फिर हम उससे भी आगे जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि इन्हें हम कैसे जोड़ें कि शब्द बना लें। भाई दैनिक उपयोग में तो हमें अनेकों शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और वो भी सार्थक शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हें हम जोड़ करके कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका क्रम भी आगे बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए आप इतना जानें कि जो भी हमारे वर्ण चिन्ह हैं, जो भी हमारे वर्ण चिन्ह हैं वही लिपि है। तो लिपि की परिभाषा या अर्थ बताना हो तो आप संक्षिप्त रूप में कहिए कि भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं लिपि। तो ये तो हो गई हमारी लिपि। अब हम आते हैं व्याकरण क्या है, व्याकरण पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। भाई व्याकरण हमारे लिए अति आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके अंतर्गत हम किसी भी भाषा को, क्योंकि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, जैसे हर भाषा की अपनी लिपि होती है उसी तरह से हर भाषा का अपना व्याकरण भी होता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सब हम कहाँ सीखते हैं, व्याकरण के अंतर्गत। यदि अगर व्याकरण का ज्ञान हमको न हो तो हम भाषा को न तो शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न तो उसे लिख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ कि व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं लिंग, जेंडर पढ़े हैं आप, या वचन, कोई भी पाठ आप ले लीजिए। चलिए मान लीजिए जैसे हम लिंग पढ़ते हैं, तो वो लिंग हम जाने कहाँ से, हम व्याकरण के अंतर्गत ही उसको पहचान पाए। अब जैसे हम उस व्याकरण का ज्ञान अगर हमें न हो तो हमने लिख दिया राम जाति है, और इधर लिख दिया सीता जाता है। अब इस उदाहरण से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। यहाँ हमने लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया कि राम जाति है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं पता होगा तो हम इन दोनों में, चाहे वो सीता जाता है चाहे राम जाति है, दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमारा कौन सा वाक्य गलत है। लेकिन व्याकरण हमें ये सिखाता है। अभी आप जहाँ भी ऐसे लिखा पढ़ लेंगे तुरंत आपका कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि नहीं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राम शब्द जो है ये पुल्लिंग है, राम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो हम क्या करेंगे, पुल्लिंग के साथ जो हमारी क्रिया होगी, पुल्लिंग के साथ यानी संज्ञा यदि पुल्लिंग है तो हम जो क्रिया लगाएंगे वो क्रिया भी तो हमारी पुल्लिंग होनी चाहिए। इसका ज्ञान हमने कहाँ से सीखा? वो हमने व्याकरण के अंतर्गत ही सीखा। इसलिए व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। यदि आपसे कोई प्रश्न भी करे कि भाई व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, तो आप उसे संक्षिप्त रूप में बता सकते हैं या स्पष्ट रूप में भी कह सकते हैं कि बिना व्याकरण के ज्ञान के हम भाषा को न तो शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न तो उसे लिख सकते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ आपने लिंग के उदाहरण के माध्यम से व्याकरण के महत्व को जाना कि व्याकरण पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो पहले पाठ के अंतर्गत हमारे 4 शीर्षक हैं, वो चारों मैं पुनः एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले है भाषा। भाषा क्या होती है या भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक। अब ऐसे भेद में अगर आए तो हमने आपको पढ़ाया भी था कि भेद 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूपों में ज़्यादा 2 ही मानी जाती है, लिखित और मौखिक, या मौखिक या लिखित। मौखिक भाषा हम कहते हैं कि जो हम बोल करके
जो हम बोल करके कहीं भी किसी भी स्थान पे उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें किसी साधन या संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिखित भाषा हमारी प्रामाणिक भाषा है, क्योंकि उसका साक्ष्य हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से लेके, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं तो क्या हमारी इसी पीढ़ी ने थोड़ी किताब लिखा है, पता नहीं लिखने वाला आज है भी या नहीं है, लेकिन वो उसकी भाषा लिखित रूप में प्रामाणिक मानी गई है और सुरक्षित रखी गई है, जिसका प्रयोग हम आप भी करते हैं। ऐसे हम आप कुछ लिख के रख जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग करेगी। तो लिखित भाषा इसलिए प्रामाणिक मानी गई है कि इसका प्रयोग पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियां भी उसका प्रयोग करती रहती हैं। मौखिक भाषा में ऐसी सुविधा नहीं है। तीसरी हमारी सांकेतिक भाषा, जो किसी विशेष स्थानों पर या विशेष जगहों पर ही प्रयोग की जाती है। इसके बाद हमने कहा कि दूसरा हमारा शीर्षक है बोली। बोली क्षेत्रीय भाषा के रूप को ही हम बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र जो होता है वो थोड़ा सीमित होता है, भाषा व्यापक होती है, भाषा का अपना साहित्य होता है, लेकिन बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता है। तीसरा हमने आपको पढ़ाया लिपि है, कि वर्णों को लिखने के लिए जो वर्ण चिन्ह हैं, यानी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, भाषा में जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो कहलाती है लिपि। हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हम पढ़ते हैं हिंदी, वो हमारी हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इसके बाद हमने आपको व्याकरण पढ़ाया कि व्याकरण क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, भाई पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो आप व्याकरण के अंतर्गत हम सारी चीज़ें सीखते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हम भाषा का सही उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। तो भाषा को सही रूप से उच्चारित करना या भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, उसे बोलना, ये हम कहाँ सीखेंगे? ये सब कुछ हम व्याकरण के अंतर्गत सीखेंगे। और अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, व्याकरण हम नहीं जानते हैं, तो न तो हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, न तो हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, और न ही हम भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारित कर सकते हैं। तो ये आपका पाठ 1 दोहराया गया है। आप इसे अपनी किताब में पुनः एक बार पूरी किताब खोल करके पाठ 1 का अध्ययन करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपको ये चारों शीर्षक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। इसी शुभ आशीर्वाद के साथ मैं फिर दूसरे वीडियो में अपने दूसरे अध्याय की पुनरावृत्ति करूँगी। धन्यवाद।